हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन कंपनी लॉ का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं आज ऐसा कोई बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा कि कंपनीज एक्ट क्या होता है, कंपनीज एक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक सिंपल सा सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट अपन पढ़ेंगे, सारी चीजें सारे कंसेप्ट उसके डिस्कस करेंगे और एट द एंड अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो उसको क्लैरिफाई करेंगे। सेक्शन 1 मेजर, आई होप जितने भी बच्चे ये लेक्चर देखेंगे वो सब बच्चे फाउंडेशन पास आउट होंगे। तो जहां तक मुझे लगता है उन सभी बच्चों ने जहां से भी पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़ा होगा, एक चीज आई थिंक उन लोगों को पता होगी कि लगभग हर एक्ट का जो सेक्शन नंबर 1 होता है उसमें मेजरली 4 चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 1 है उसमें भी 4 चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है। पहली चीज है यहाँ पे टाइटल, दूसरी बात है एक्सटेंड, तीसरी है इनैक्टमेंट और फोर्थ वन इज एप्लीकेशन। तो जो आपका सेक्शन नंबर 1 है कंपनीज एक्ट का, वो इन 4 चीजों को मिलाकर बनाया गया है। और मेजरली कंपनीज एक्ट में आपने फाउंडेशन में भी कुछ एक्ट्स पढ़े होंगे ना, तो वहां पर भी इन 4 चीजों के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट का पहला टॉपिक दैट विल बी टाइटल, वो डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं टाइटल शब्द, आप कभी कोई मूवी देखने जाते हो, कोई पिक्चर देखने जाते हो, तो उस मूवी का टाइटल कैसे पता चलता है? मूवी के नाम से। आपने कोई मूवी देखी तो उसके नाम से आपको पता चलेगा कि यार लगभग शायद मूवी की अंदर की स्टोरी ऐसी होगी। जैसे दृश्यम 2 आई अभी, तो तुम लोगों ने देखा होगा, दृश्यम मतलब इमेजिनेशन, कुछ को रिलेट करा होगा, तो तुम्हें क्लैरिफाई होगा यार अगर पिक्चर का नाम दृश्यम है तो अंदर ऐसी ऐसी स्टोरी हो सकती है। सेम वैसे ही आप क्या पढ़ने जा रहे हो? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का जो पहला टॉपिक है सेक्शन नंबर 1 टाइटल, वो क्या बताएगा? कंपनीज एक्ट के अंदर आप कुछ रूल्स पढ़ोगे, कुछ बायलॉज पढ़ोगे, कुछ अलग अलग टाइप के रेगुलेशंस पढ़ोगे। ये सारी चीजें जो हैं वो किस चीज के रिलेटेड बात करेंगी, किस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगी? सब चीजें कंपनी से रिलेटेड ही बात करेंगी। तो कंपनीज एक्ट 2013, जो ये पूरा एक्ट आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, इस पूरे एक्ट का टॉपिक क्या रहेगा? तो सर, कंपनीज एक्ट का जो टाइटल है ना, कंपनीज एक्ट का जो टाइटल है वो खुद कंपनीज एक्ट 2013। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, तो जो एक्ट तुम लोग पढ़ने जा रहे हो उस एक्ट का नाम क्या है वही टाइटल होता है। तो ऐसा नहीं कि टाइटल वर्ड से अपन कंफ्यूज हो रहे हैं कि टाइटल मतलब क्या। टाइटल मतलब जो एक्ट आप पढ़ रहे हो, जो एक्ट के अंदर रूल्स आप पढ़ोगे, उस एक्ट का नाम क्या है? कंपनी एक्ट। ठीक है। सेकंड बात आती है एक्सटेंड। बेसिकली अगर आप एक्सटेंड की बात करो तो एक्सटेंड का मतलब होता है कि सर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये किस किस लोकेशन पे, किस किस पर्टिकुलर एरिया पे लागू होता है। दैट मीन्स जो कंपनी इंडिया के अंदर है, जो इंडिया के अंदर काम कर रही है, क्या उस कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? क्या कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, क्या उसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? तो कहने का मतलब है कि कंपनीज एक्ट का एक्सटेंड कहां तक है, मतलब कितनी दूर तक कंपनीज एक्ट फैला हुआ है, या फिर ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे कंपनियों को, जहां पे कंपनीज को क्या फॉलो करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सर कंपनीज एक्ट जो है ना, वो पूरे देश में, पूरे इंडिया में लागू होता है। पूरे इंडिया का मतलब क्या है?
आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा, जितने भी इंडिया में स्टेट्स, उन सभी स्टेट्स में जितनी भी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनियों को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है। स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं, नाम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब, दिल्ली, ये सब क्या यूनियन टेरिटरी, इन सभी को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक एरिया जो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिसको इंडिया कंट्रोल कर सकती है, तो वो भी, वहां की जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेगी। क्लियर? तो अपनी दूसरा टॉपिक सेक्शन 1 का एक्सटेंड, कंपनीज एक्ट कहाँ लागू होता है? पूरे इंडिया में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है ना, तो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। अब बात आती है तीसरी, दैट विल बी इनैक्टमेंट। सर कंपनीज एक्ट जो है वो इंडिया में किस डेट पर, किस तारीख पर लागू हुआ था? अच्छा, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, दो टाइप्स की डेट होती है, फाउंडेशन की बात करो। हर एक्ट की दो डेट्स होती हैं, एक डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक डेट ऑफ इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट में क्या पढ़ाया था? इनैक्टमेंट में पढ़ाया था वो डेट जिस दिन कोई भी एक्ट को प्रेसिडेंट साइन करके अप्रूव कर देता है, मतलब एक्ट बन जाता है। एप्लीकेबिलिटी मतलब जिस दिन वो लागू हो जाता है। तभी मैंने एक बात और डिस्कस करी थी कि कभी कभी कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जहां पे डेट ऑफ इनैक्टमेंट और डेट ऑफ कमेंसमेंट दोनों सेम होती है, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन करा उसी दिन से एक्ट लागू हो गया। क्लियर? तो ये कंपनीज एक्ट है ना, सेम वही सिचुएशन है। कंपनीज एक्ट पे प्रेसिडेंट ने जिस दिन साइन करा उसी दिन, सेम उसी डेट पर कंपनीज एक्ट 2013 अपनी कंट्री में, इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आपको दो डिफरेंट डेट्स नहीं मिलेंगी कि ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है, ये डेट ऑफ इनैक्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के जैसे। यहाँ पे आपको दोनों ही डेट सेम मिलेंगी, जिस दिन एक्ट आया, जिस दिन एक्ट बना, उसी दिन वो एक्ट लागू भी हो गया। सर डेट क्या है? डेट है आपकी 38 डे ऑफ अगस्त 2013, मतलब सर 30 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट 2013 अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री की सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। तो आई थिंक ये तीन टॉपिक्स तुम लोगों को क्लियर होंगे। अगर नहीं होते तो अपन आगे इस पे और डिस्कशन करेंगे। अब आती है चौथी बात मेन, दैट इज एप्लीकेशन। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं ना, इन चारों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि देखो ये तीन चीजें तो मैं दिख रही होंगी कि सर एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी ये थोड़े नहीं पूछेंगे कि बताओ कंपनीज एक्ट का टाइटल क्या है, उस पर शॉर्ट नोट दो। नहीं, कंपनीज एक्ट का नाम कंपनीज एक्ट है, तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता एमसीक्यू। कहाँ एप्लीकेबल होता है? पूरे इंडिया में। इनैक्टमेंट कब आया था, लागू कब हुआ था? सर 30 अगस्त को हुआ था। तो ये जनरल एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। चौथी चीज आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेशन, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे 5 से 6 मार्क्स कवर करती है। एप्लीकेशन वर्ड का मतलब है कि कंपनीज एक्ट जो है वो किस टाइप की कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा? तो सबसे पहली कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सर इनकॉर्पोरेटेड मतलब अभी हाल फिलहाल के लिए, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर। जब आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो जो कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे उनका मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। इनकॉर्पोरेट की जगह क्या यूज कर सकते हो? रजिस्टर। ठीक है। तो सर कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? वो कंपनियां, वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 बनने के बाद, 2013 आने के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है। समझ नहीं आ रहा? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, यहां नोट करता हूं, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है। इसने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाया 10 जनवरी
2020 में, ठीक है, या फिर अपन आज की डेट ले लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, 2023 चल रहा है, तो आज मान लो 20 जनवरी है, 20 जनवरी 2023 को एबीसी लिमिटेड एक कंपनी बनना चाहती है। अब ये कंपनी अगर एबीसी लिमिटेड को कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होना है, कंपनी बनना है, तो उस सिनेरियो में उसको कौन सा एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा? सर कंपनीज एक्ट 2013। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो 2013 30 अगस्त 2013 के बाद इनकॉर्पोरेट होती है, बाद इनकॉर्पोरेट मतलब 2013 के बाद रजिस्टर्ड होती है, तो उस कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट से करवाना पड़ेगा, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? अच्छा, आगे की देखते हैं। सर एक डाउट हमारे मन में है, आपने कहा कि कोई भी ऐसी कंपनी जो 2013 के बाद बनती है वो इस एक्ट को फॉलो करेगी। क्या 2013 से पहले इस इंडिया में, अपने देश में कोई कंपनी नहीं थी? टाटा तो बहुत पुरानी है, रिलायंस बहुत पुरानी है, तो क्या ये कंपनी नहीं है? क्या पार्टनरशिप फॉर्म है? क्या एलएलपी है? क्या है? ये भी तो कंपनियां हैं, क्योंकि रिलायंस के नाम के पीछे तो लिखा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा के नाम पे लिखा है टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो ये भी तो कंपनियां हैं। तो ये कौन सा एक्ट फॉलो करती थी? सर जो कंपनियां 2013 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई वो कंपनीज एक्ट 1956 को फॉलो करती थी। मतलब 2013 से पहले भी एक कंपनीज एक्ट हुआ करता था, दैट इज 1956। तो वो कंपनियां जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वो कंपनियां जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं कंपनीज एक्ट 1956 में, कंपनीज एक्ट 1956 में, वो कंपनियां भी आज मतलब 30 अगस्त 2013 से क्या फॉलो करेंगी? कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया? वो कंपनियां जो 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर हुई हो, कहने का मतलब समझो, मान लो टाटा कंपनी आई 1980 में, ठीक है, टाटा लिमिटेड आई, टाटा कंपनी आई 1980 में। सर उस टाइम पे 2013 तो होता ही नहीं था, 2013 कब आया? 30 अगस्त को। तो टाटा लिमिटेड कौन से एक्ट के हिसाब से बनी? टाटा लिमिटेड ने अपना रजिस्ट्रेशन कहां कराया होगा? टाटा लिमिटेड ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा कंपनीज एक्ट 1956 में। क्लियर है? तो सर टाटा लिमिटेड अब 1956 को फॉलो करेगी या 2013 को? तो सर टाटा लिमिटेड 2013 से पहले, 30 अगस्त 2013 से पहले क्या फॉलो करेगी? करती थी मतलब 1956, लेकिन अब क्या फॉलो करेगी? अब वो फॉलो करेगी कंपनीज एक्ट 2013। तो कहने का मतलब ये है, जो कंपनियां 2013 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई हैं, 2013 से पहले रजिस्टर हुई हैं, वो कंपनियां क्या फॉलो करती थी? 1956। लेकिन 2013 के बाद, 30 अगस्त 2013 के बाद वो क्या फॉलो करना शुरू कर देंगी? कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? तो जो कंपनियां भले किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर हुई हो, 2013 से पहले वाले एक्ट में रजिस्टर हुई हो, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद वो 2013 को ही फॉलो करेंगे। तीसरी कंपनी, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी समझते हो? कोई ऐसी बैंकिंग कंपनी नाम पता हो? सोचो कोई भी कंपनी बैंकिंग कंपनी हो, उसका नाम तुम लोगों को पता हो, मैं बता देता हूँ। बैंकिंग कंपनी, एग्जांपल देता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक से पहले वो कंपनी है। एचडीएफसी बैंक है, बैंक से पहले कंपनी है। पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, और कौन से बैंक होते हैं, कैनरा बैंक, जितने बैंक है ना, ये बैंक नहीं है, ये कंपनियां हैं। तो जितने भी बैंक्स है ना, ये भी कंपनीज आप फॉलो करते हैं। लेकिन सर हमने एक चीज सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन लो, बैंकिंग कंपनियां जो है ना, उनको अपना लाइसेंस, बैंकिंग कंपनियों को अपना लाइसेंस आरबीआई से लेना होता है। बैंकिंग कंपनीज अपना लाइसेंस आरबीआई से लेती है, और वो फॉलो क्या करती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करेंगे अभी, मैं सिर्फ जनरल चीजें बता रहा हूँ। मैंने अभी ये भी नहीं बताया कि 1956 जो है सर उसको हटा क्यों दिया और 2013 क्यों आया, ये नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अपन, है ना। तो बैंकिंग कंपनी पे आते हैं। बैंकिंग कंपनियां क्या फॉलो करती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
क्यों सर? भाई मेरा काम बैंक का है ना, तो मैं बैंक के नियमों को फॉलो करूंगा ना। लेकिन सर अगर कोई भी कंपनी बैंक बनती है ना, तो बैंक बनने के साथ साथ उसको एज अ कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप अपना बिजनेस खोलोगे तो आप क्या बनोगे सर? सोल प्रोपराइटर बनेंगे, पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, एलएलपी खोलेंगे या कंपनी खोलेंगे। अब तुम लोग सोचो, क्या बैंक सोल प्रोपराइटर होगी? क्या दो भाई मिलकर पार्टनरशिप करेंगे? क्या एलएलपी करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो बैंक को भी क्या बनाना पड़ेगा? अपनी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए बैंक को एक कंपनी बनाना पड़ेगा। और कंपनी बन के वो क्या बोलेगी कि देखो मैं हूं एक कंपनी। एसबीआई बोलेगा मैं हूं एक कंपनी, लेकिन मैं किसकी तरह काम करती हूँ? बैंक की तरह। तो एसबीआई इज अ कंपनी, और एसबीआई क्या फॉलो करती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बट उसके साथ साथ उसको क्या फॉलो करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट। तो तीसरी चीज, कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? सभी बैंक्स के ऊपर, ठीक है, या बैंकिंग कंपनीज। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनियां। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां अपने इंडिया में। एक बहुत नॉर्मल सा नाम बताऊं, मैं जनरल बोल के तो एक नाम बता ही दिया मैंने, जीआईसी, जनरल लाइफ इंश्योरेंस, जिससे अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट भी, श्री राम इंश्योरेंस, आईआईएफसीओ, टोक्यो, ये सब इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इनका मेन काम क्या है बताओ? सर इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम क्या है? इंश्योरेंस करना। इंश्योरेंस कंपनी का जो सबसे मेन काम है वो क्या होगा? इंश्योरेंस करना। लेकिन फिर से वही बात, मेन काम को आप साइड में रखो। आप अगर कोई बिजनेस खोल रहे हो तो आपको एज अ एंटिटी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा खुद को। एज अ एंटिटी मतलब या तो सोल प्रोप्राइटर बनो, पार्टनरशिप बनो, एलएलपी बनो, कुछ बनना पड़ेगा। आपकी एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। तो आप क्या बनोगे? कंपनी। तो भले ही आप इंश्योरेंस का बिजनेस करो, हमें मतलब नहीं आप बिजनेस क्या करोगे। आपको बिजनेस खोलने के लिए क्या बनना पड़ेगा? कंपनी। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां है ना, वो फॉलो करती हैं इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इन शॉर्ट आईआरडीए। वो फॉलो करती है आईआरडीए। लेकिन सर क्योंकि वो कंपनी भी है, क्योंकि वो कंपनी भी है, तो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अपने आईआरडीए को फॉलो तो करेंगी, आईआरडीए को फॉलो करेंगी, लेकिन साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करेंगी। इसके अलावा और भी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। सर कोई ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई हो। ये तो नया शब्द ले आए सर, स्पेशल एक्ट। ये होता क्या है? कोई स्पेशल एक्ट बनता है? सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना बिल्कुल। स्पेशल एक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी जिसके खुद के बनाए हुए, जिसके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके अपने खुद के नियम हैं। मतलब समझ रहे हो? हर कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन इस इंडिया में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में जाकर खुद के नियम बना दिए, खुद के रूल्स बना दिए, और वो कहती हैं कि भाई हम तो अपने खुद के नियम फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल, वैसे इसका शायद एग्जाम्पल नहीं सुना हो, बाय चांस सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक ऐसी कंपनी है, एसबीआई बैंक है लेकिन क्या है? कंपनी भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसका खुद का एक्ट है। खुद का एक्ट मतलब समझ रहे हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1956 एसबीआई का खुद का एक्ट है। जैसे तुम लोग आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई, ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स के नाम है ना, इनके भी तो एक्ट है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट है, आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट है, आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है। तो ऐसे एसबीआई का भी खुद का एक्ट है। खुद का एक्ट मतलब पार्लियामेंट में जाकर बिल प्रपोज करा, लोगों ने उस पर अपने अप्रूवल दिए, तब जाकर एसबीआई का खुद का एक्ट बना। तो सर वो कंपनियां जिनका खुद का एक्ट है, लाइक एसबीआई, क्या उनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है? अल्टीमेटली वो क्या है? कंपनी है ना, तो उनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट, फिर अपन अपने इस सेशन को एंड कर रहे हैं।
कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू कंपनी बना दिया। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू कंपनी बना दिया, तो वो भी क्या फॉलो करेगी? कंपनीज एक्ट 2013। मतलब अगर कोई एक नॉर्मल सा बिजनेस है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है, वैसे एक पॉइंट मेरा छूट गया अभी, कोई नॉर्मल सी कंपनी है, वो नॉर्मल सा बिजनेस करती है, गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करो, अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री खोलोगे तो आपको कंपनी बनाना कंपलसरी है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी टाइप ऑफ बिजनेस को या किसी टाइप ऑफ एंटिटी को कहा कि तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो तुम्हें कंपनी बनाना ही पड़ेगा, और ये चीज ऑफिशियली थ्रू नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दी, तो उसको भी क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट 2013। मेरा एक पॉइंट छूट गया था इसमें, मतलब एक चीज मैं बताना भूल गया, वो भी नोट हो ही जाए। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी समझते हो? तो जानते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही बिजली आती है। तो जो जितनी भी कंपनीज है जो आपके घर तक बिजली सप्लाई करती हैं या बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, उनका मेन काम क्या है? मेन काम इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना, उनका मेन काम है। लेकिन सर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस खोलोगे ना, तो इट इज, अगर बोलो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी मजबूरी है, आपको अपने बिजनेस को एज अ कंपनी स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। तो इन सभी टाइप्स ऑफ बिजनेस या इन सभी टाइप की कंपनियों को क्या फॉलो करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो दिस इज सेक्शन नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें मैंने तुम लोगों को कोई कंपनी का मीनिंग क्या होता है इसका कोई बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं दिया। वो अपनी जो प्रीवियस लेक्चर था मैं उसमें डिस्कस करूंगा, कंपनी मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लेकिन मेजरली जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 होता है, जो ज्यादातर डिस्कशन ही नहीं होता कि सेक्शन 1 होता क्या है, सेक्शन 1 में क्या चीज होती है, आज अपन ने वो डिस्कस करा है, जिसमें कंपनीज एक्ट का टाइटल, शॉर्ट टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट को क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट ही कहीं करते हैं, कहां तक लागू होता है पूरे इंडिया में, कब आया था, 30 अगस्त 2013, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये चारों चीजें आपको अपनी कॉपीज में सेक्शन नंबर 1 में मिलेंगी। एक बार इनको गो थ्रू करिएगा, कोई डाउट्स होंगे तो अपन उसको आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।